धन्यवाद स्नेहलता। और शुरुआत करते हैं महाधिवेशन में जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिचर्चा इस वक्त कर रहा है। हालांकि जो तीन विभूतियां हमारे साथ बैठी हैं वो राजनीतिक चेहरे तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये वो चेहरे ज़रूर हैं जिनसे उत्तराखंड की 2022 की नहीं आगे की राजनीति की दिशा और दशा भी तय होगी। क्योंकि सवाल है देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसको लेकर, और उसके बाद जो दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें आ रही हैं, सरकार की तरफ से आ रही हैं, विपक्ष को भी आपने सुना, तो सीधी इस पर बात करते हैं। और सबसे पहले ब्रजेश सती जी आपके पास ही आते हैं। बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, या जो भी 45 मंदिरों की व्यवस्था चल रही थी 1939 से BKTC के माध्यम से, जो 2019 के बाद से 51 मंदिरों की बात हो रही है, क्या ऐसी स्थितियां बन गई कि जो शांति का केंद्र होता था, बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्लोक पढ़े जाते थे, वहाँ महापंचायत लगानी पड़ रही है? जय चारधाम की। भाजपा का चेहरा और चरित्र और दोहरी रणनीति कैसी होती है, मैं इसको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने साफ तौर से इसका जिक्र किया था कि तमिलनाडु राज्य के अंदर जितने भी मठ और मंदिर सरकारी नियंत्रण में लिए गए हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। ये भाजपा का एक चेहरा तमिलनाडु राज्य के लिए है चुनाव में। और इधर उसी समय इन्होंने उत्तराखंड में 4 धाम जो हैं, उसके अलावा 47 अन्य मंदिर हैं, उनको अधिकृत किया। इसके तहत देवस्थानम प्रबंधन एक्ट बनाया और इस एक्ट के तहत देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। हम लोग इसका शुरू से ही विरोध करते रहे हैं, और सरकार की दोहरी नीति देखिए या हम लोगों के साथ किस तरह का छलावा किया। अवधेश सिंह, मैं इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, और जो दर्शक ABP चैनल माध्यम से इस समय लाखों दर्शक देख रहे हैं, वो लोग भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आखिर तीर्थ पुरोहित, जैसा आपने कहा कि हम लोग जहाँ पर घंटी, भगवान वैदिक मंत्रोच्चार होना चाहिए था, भजन कीर्तन होना चाहिए था, वहाँ पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? 4 धाम जो हैं ये अध्यात्म के केंद्र हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, और इसके अलावा हम स्थानीय लोगों के आराध्य हैं, और इससे भी बढ़कर ये हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ये अनादिकाल में जब आज जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तब वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, मंदिर इस रूप में नहीं थे, न वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं थी। ये तब हमारे तर्क सबसे ज्यादा आ रहा है कि जब सुविधाएं नहीं थी, जब विज्ञान नहीं था, उस वक्त अगर तीर्थ पुरोहित सारी व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं, तो फिर सरकार अब क्यों उस दौर में व्यवस्था सुधारने आ रही है जब तीर्थ पुरोहित सब काम काज चला रहे हैं? तो आशुतोष डिमरी जी, आपसे सवाल है मेरा। ये सवाल तो सभी के मन में आएगा कि अगर सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा था तो ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सदस्य हैं, तो उसका जो सकारात्मक पक्ष है वो आप ही समझा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आ रही है आवाज़। बद्रीनाथ धाम न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत के जो 4 धाम हैं, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर की हिमालय की उपत्यका में श्री बद्रीनाथ धाम, ये भारत के 4 धाम। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री, ये हमने उत्तराखंड के 4 धाम के रूप में हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। निश्चित तौर पे देखो, एक तो पहला गंगोत्री यमुनोत्री के लिए ये देवस्थानम बोर्ड निश्चित तौर पे नया है, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ के संदर्भ में पहले से ही जो व्यवस्था थी 1939 में ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से एक समिति गठित हो गई थी, और उस समिति के द्वारा ही वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ के जो वो तमाम प्रबंधन था, उस समिति के माध्यम से उसका संचालन हुआ। अब 2019 में ये देवस्थानम बोर्ड आया। देवस्थानम बोर्ड का प्रारंभ में सबके मन में एक आशंका थी, एक संशय था कि कहीं हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो हक हकूक हैं, हमारे जो देश दस्तूरात हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी जो वर्षों से चली आ रही जो मान्यताएं हैं, क्योंकि धर्म को हम बहुत ज़्यादा तर्क के आधार पे नहीं बांट सकते, तर्क के आधार पे खड़ा नहीं कर सकते। धर्म अगर खड़ा है तो आस्था और श्रद्धा और विश्वास के नाम पे खड़ा रहता है। करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबी। वही सवाल उठ रहा है फिर डिमरे साहब की जो ये पूरा 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने पास किया इसको, देवस्थानम बोर्ड के इस पूरे नीति को, उस वक्त आप दिल से सोच रहे थे, ऐसा क्या हुआ 4 जून 2021 तक आपने दिल से सोचा
और 5 जून से आप तर्क देने लगे कि देवस्थानम बोर्ड सही है। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। हम कह रहे हैं जब प्रारंभ में हाउस के अंदर बिल पेश हो रहा है, तो बिल पेश करते समय बहुत आशंकाएं थी कि ये तिरुपति एक्ट वाली बात भी हो रही है, वैष्णो देवी तर्ज की बात भी हो रही है, किसी और एक्ट की बात भी हो रही है। तो ये संशय था कि कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो हक हकूक हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके साथ इस एक्ट में कहीं छेड़खानी। तो मैं पूरी अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं पूरी अपनी बात। नहीं, आप परंपरा की बात ना बोलिए, क्योंकि आपके ही बोर्ड ने बद्रीनाथ की परंपराएं तोड़ी हैं। बद्रीनाथ धाम के इतिहास में, बद्रीनाथ धाम के इतिहास में पहली बार कपाट खुलने की तिथि परिवर्तित की गई, जो विगत वर्ष 30 अप्रैल को निर्धारित थी, 15 मई किया गया। क्योंकि ये रावल को टाइम पे नहीं ले पाए, इसलिए इन्होंने इसको 15 मई किया। उसके बाद मैं आंसर कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इस साल एसओपी जारी की, और उस एसओपी में क्या कहा, अपना पहला विषय क्लियर करते तब आप दूसरा बोलते तो आप पहला ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। गया। जो देवस्थानम बोर्ड का एक्ट बना है, उसमें टिहरी राज परिवार का भी एक सदस्य होगा। मेरा सवाल सुन लीजिए। पिछली बार यही बात सामने आई थी कि सतपाल महाराज मिले, टिहरी राज परिवार से मंत्रणा हुई, और बद्रीनाथ का जो तारीख था कपाट खुलने का तिथि के मुताबिक, पहली बार वो पूरे इतिहास में बदला गया। वो भी सचिवालय में बैठ के। आप भी कह रहे हैं कि ये तार्किक रूप से सही है। ये लोग और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप भी किसी के दबाव में है, वरना दिल से तो आप इसके खिलाफ थे। ये परंपराएं बचाने की ये बात करेंगे। सचिवालय में बैठ के तिथि परिवर्तित हुई, और आप परंपराएं बनाने की बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की ये हमारे समाज के वो व्यक्ति हैं जो पूरे आंदोलन के अगुआ थे, और आंदोलन में इनकी पूरी शिरकत थी, लेकिन सत्ता की चाशनी में आज ये डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। इस मंच पे जो भी ये व्यक्ति बोलेंगे, इनकी बात विश्वसनीय नहीं है। के रूप में हम सब लोगों ने ये बात कही थी, टिहरी नरेश जो निर्णय लेंगे, हमको एड्रेस कर रहे हैं, और ये अखबार में छपी हुई फोटो है। टिहरी नरेश जो निर्णय लेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा। ये फोटो देखिए आप। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। आप तब क्यों विरोध कर रहे थे? आप तब क्यों? ठीक है, आप लोग तो सामने मौजूद हैं, इसको छोड़ देते हैं। संजीव सेमवाल जी, लेकिन देखिए, मैं मान रहा हूँ, आप दोनों के पास संजीव सेमवाल जी, लेकिन एक सवाल उठता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गंगा ने हमको बुलाया है, आप लोगों का धन्यवाद। मैं डिमरी जी से कहना चाहता हूँ कि आप मतलब कहते हैं व्यवस्था की बात करते हैं। आप पहले हमारे साथ में आंदोलन में खड़े थे, हमारी अग्रवाल धर्मशाला में मीटिंग होती, आप देवस्थान बोर्ड के विरोध में थे। अब आप देवस्थान बोर्ड के पक्ष में बात कर रहे हैं। जब बद्रीनाथ जी में 4:30 बजे मंदिर खुलने का टाइम है, ये आज से नहीं, अनादिकाल से है। बद्रीनाथ धाम है, आपने कहा 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम है, और बद्रीनाथ धाम का जो टाइमिंग है वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। और इस बार जो है देवस्थान बोर्ड के बीडीडीसी के जो सीओ जी ने 7 बजे मंदिर खोल दिया है। मान लो ये कहाँ सनातन धर्म, तो सनातन धर्म की रक्षा हो रही है, सनातन धर्म का जो है पतन हो रहा है। इसका सवाल डिमरी साहब से इससे जवाब लेंगे, लेकिन डिमरी साहब, मेरा सवाल एक और भी है जो डिमरी साहब आपने क्यों नहीं विरोध किया? दोनों पक्षों पे बात करनी पड़ेगी। जाएंगे, मैं स्टेटमेंट आना चाहता हूं। सेमवाल जी, दोनों पक्षों पे बात करनी पड़ेगी। अब दूसरा पक्ष इसका ये मैं जाएंगे शुरू में प्रारंभ में बिल्कुल ये जिस फोटो को दिखा रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं, मैंने स्वयं उस फोटो पे आएंगे। हम विरोध कर रहे थे, जो बात कह रहे थे उस पर ही सवाल कर लेते हैं, आएंगे आपके पास। लेकिन जब एक्ट बना, दिल्ली जी आते हैं आपके पास। साफ सेक्शन 19 पढ़िए। पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहित, पंडितों एवं संबंधित हक हकूकदारों के वर्तमान में प्रचलित देश दसराज अधिकार के मामले यथावत बने रहेंगे। ठीक है, इस पर आते हैं। सेमवाल जी थोड़ा बात कर लेते हैं। सेमवाल जी, सवाल ये आते हैं डिमरी जी, वक्त सीमित है, अभी सेमवाल जी को मौका नहीं मिला। सेमवाल जी, सवाल ये है कि 1939 में बद्री केदार समिति अधिनियम बनाया गया। उस वक्त 45 मंदिर काम कर रहे थे। बद्रीनाथ से संबंधित 29 मंदिर बीकेटीसी के अंतर्गत थे, और केदारनाथ से संबंधित 14 मंदिर बीकेटीसी के तहत चल रहे थे 2019 तक। मतलब 81 साल तक एक अधिनियम के तहत काम हुआ, उसमें भी प्रशासन का बड़ा सहयोग था। फिर देवस्थानम बोर्ड जब आया तो 6 मंदिर और जोड़ दिए गए। अब आशंकाएं क्यों है? जब 80 साल व्यवस्था चली और आपका हक हकूक नहीं मारा गया, तो अब डर क्यों है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो पुरानी परंपरा है उसको यथावत रखो। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप लोग परंपरा से ज्यादा तो इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड रद्द हो। जब हमारी गौरव होटल में 19 नवंबर को जब मीटिंग हो रही थी, हम 27 नवंबर को जो विधि आयोग हैं टंडन साहब, उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। हमारे पास उनकी वीडियो भी है। उन्होंने कहा कि आपके बिना पूछे हुए, आपकी बिना राय ले हुए हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे।
एक तरफ तो हमसे गौरव होटल जैसे हम अभी बैठे हैं, एक तरफ हमको सभी लोग जो तीर्थपुरी थे चारों धाम के, हमसे वार्ता हो रही थी कि हम आपसे आप बताइए कि कैसे इसका विकास होगा, क्या हम इस सरकार अच्छा, इसमें नुकसान क्या है? अब क्या नुकसान लग रहा है दूसरी देवस्थानम तरफ बोर्ड से? कैबिनेट में इसको मंजूरी दे देते हैं। मैं आपकी जब डिमरी जी कह रहे हैं कि एक्ट में लिखा है कि जो भी हक हकूकदारी हैं, पुरोहित हैं, जो भी लोग हैं जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, देखो साहब, उनको उनके हक नहीं मार जाएंगे तो हक नहीं कहाँ से मारा जाए ये समझना हमसे चाहते पहले हैं वार्ता ही नहीं हुई आज तक। पहले तो इतना टाइम खाली माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि वार्ता होगी आज तक कोई वार्ता नहीं हुई। देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोग संशय क्यों खड़ा कर हम रहे हैं, संशय क्या है वो भी पूछ रहे ये हैं। माननीय बोर्ड के मेंबर हैं। ये देवस्थानम बोर्ड 15 जनवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। उससे लेके अद्यावधि आज तक देवस्थानम बोर्ड की 5 उपलब्धियां क्या हैं ये बताएं, और 5 खामियां ये अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं बताऊं। ठीक है, 5 उपलब्धियां बताइए। देखिए, पहली बात तो है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के मैंने पहले भी कह दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रारंभ में आशंका थी, हम लोग विरोध कर रहे थे, मैं आज भी इस बात का विरोध करूंगा अगर हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे हक हकूक, पिछले साल क्यों परंपरा टूटी, क्यों नहीं बचा पाया? सुनिए, हमारे हक हकूक अगर कहीं प्रभावित होते हम पूरे, सरकार ने फिर कहा है, हमारी परसों 16 जुलाई को बैठक थी, सरकार के मुखिया, बोर्ड के मुखिया अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री, बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष माननीय सतपाल जी महाराज साफ साफ कहा है कि इसके बाद इस एक्ट नहीं, में आप सवाल का जवाब दीजिए। जब पिछले साल परंपरा टूटी तो किस पर कार्रवाई की देवस्थानम बोर्ड ने? यदि कोई किस पर कार्रवाई हुई पिछले साल परंपरा टूटी तो? कोई भी तीर्थ पुरोहितों से संबंधित हकों को धारे समय कोई भी बात है तो सरकार उसमें भी बातचीत के बाद मेरा सवाल ये है कि पिछले साल जब परंपरा टूटी तो किस पर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई नहीं हुई तो कोई भरोसा कैसे करे? किस पर कार्रवाई हुई बद्रीनाथ का जब परंपरा टूटी तो? नहीं, कौन से, देखो बद्रीनाथ की जब से देवस्थानम बोर्ड गठित हुआ है, पूजा का टाइमिंग कपाट खुलने की तिथि टिहरी नरेश के राज दरबार में तय होती है। ये समय तेल तो कलश पिछले साल जो सचिवालय में हुई, सचिवालय में हुई तिथि परिवर्तन, बद्रीनाथ से यहाँ परंपरा एक नहीं टूटी, वही परंपरा टूटी। चरणबद्ध तरीके से भगवान पहुंचता है। केदारनाथ की जो चल विग्रह मूर्ति होती है उसको ये लोग यूटिलिटी में लेके गए, जो कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों में, पारंपरिक वैदिक कौन सी परंपरा उपचार के टूट साथ गई है? हक हकूकदारियों द्वारा उस चल विग्रह मूर्ति को केदारनाथ ले जाया जाता है, ये लोग यूटिलिटी में लगे। दूसरा, देवस्थानम बोर्ड के यूटिलिटी का इस्तेमाल तो कोरोना की वजह से हुआ। नहीं तो ये परंपरा के अनुसार उसको ले ऐसा ना चुनाव में भीड़ खड़ी कर सकते हैं, क्या उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते थे लोग? हमारे दूर से भी वहाँ कर- इस साल भी तो गए। परंपरा अभी भी हम लोग अभी भी नंगे पैर में, मैं गंगोत्री का तीर्थ पुरोहित हूँ, हम लोग आज की डेट में भी नंगे पैर में, जब बारिश हो रही हो, जब बर्फ गिरी हो, आज भी इस बार भी हम लोग ले गए। तो हमारे वहाँ देवस्थान बोर्ड को हम लोग उनको आज भी स्वीकार नहीं करते हैं कि देवस्थान बोर्ड है क्या, हम उसको आज भी नहीं, स्वीकार आप लोग भी एक चीज नहीं बता रहे हैं कि नुकसान क्या होने जा रहा है, तब तो फिर उनसे सवाल हम देखिए, पूछें। नुकसान क्या नुकसान हो? हम बता रहे हैं कि इन्होंने लगातार परंपराएं तोड़ी हैं, पहला नुकसान, जबकि हाई कोर्ट का जो आदेश है, नैनीताल हाई कोर्ट का जो आदेश था जिसमें स्वामी जी की याचिका खारिज हुई, उसके पृष्ठ संख्या 30 में साफ तौर से हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज एंड कैन नॉट इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर। तो क्या आपके देवस्थानम बोर्ड ने रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं किया? जब आपका सीईओ एक लेटर जारी करके, एक एसओपी जारी करके ये कहता है कि बद्रीनाथ मंदिर के चारों धामों के कपाट के लिए था ये कि 7:30 बजे कपाट खोले जाएंगे, 3 धामों ने इनके एसओपी को नहीं माना, और जो व्यवस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, हमने उसको यथावत रखा और निर्धारित समय पे ब्रह्म मुहूर्त में ही तीनों धामों के कपाट खुले। लेकिन बद्रीनाथ से तो आप भी हैं मान्यवर, फिर आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? आप यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा जो ले कर रहे हैं, इसको लेके आए हैं, आप एक सिंगल लाइन कह सकते ठीक है, इनको थे, 2 सवाल नई का जवाब देना है। परंपराएं, एक सवाल में नई सेमवाल जी आपसे पूछ रहा हूँ, जो हक हकूक की आप लोग बात कर रहे हैं कि हक हकूक मारा जाएगा, वो कैसे मारा जाएगा जरा वो भी समझाइए, फिर हम ब्रह्म मुहूर्त पे भी बात कर लेंगे और हक हकूक पर भी बात कर लेंगे। वो कैसे मारा जाएगा? आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हक हकूकधारी जो है उनका नुकसान हो जाएगा, उनकी जीवनी चलना मुश्किल हो जाएगी, कैसे होगा? देखो, ऐसा है, हम लोग जो चारों धाम के लोग हैं, आज से नहीं, हम अनादिकाल से हैं। आज तो सब व्यवस्थाएं हो चुकी है। हम लोगों ने तो उस हमारे जो बुजुर्ग थे, उन लोगों ने जो है हरिद्वार से पैदल यात्री लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कराया है। आज सरकार कहती है कि हमें नियुक्ति करेगी, हमें एक जो है नौकरी देंगे वहाँ पर, जो हमारी परंपरा है। एक तरफ सरकार कहती है कि वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी के जैसे बहुत उदाहरण हमने आजकल अखबार पढ़े। क्या गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है? वहाँ तो खाली 15 दिन यात्री चलता है, खाली 15 जून से लेकर 15 मई से लेकर 15 जून तक यात्री चलता है खाली। और वहाँ
सरकार कहती है कि वहाँ जितना जो 4 लाख यात्री पूरे वर्ष भर में आता है वो भी बद्रीनाथ ठीक है डिमरी साहब, वक्त एकदम नहीं, आखिरी सवाल आपसे। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठ रहे हैं। पहला तो ये कि आप लोग जो परंपरा से चले आ रहे थे उनको आप नौकर बनाना चाहते हैं। दूसरा ये कि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा तो सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर 4 की बजाय आप 7 बजे पूजा करेंगे तो फिर ये तो सीधा मैसेज है कि परंपरा तो टूट गई। एक एक चैप्टर को बहुत ही स्पष्ट ढंग से सरकार ने भी कहा है, और मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, मैं बोर्ड की तरफ से बोल सकता हूँ। बोर्ड में क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप एक्सेप्ट की है और प्रारंभ में हम उन परंपराओं आशंकाकुलों के विरोध में थे, लेकिन बोर्ड में साफ बोर्ड के मुखिया ने कहा है, बोर्ड ने ध्वनिमत से सर्वसम्मति से एक निर्णय पारित किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है। जो परंपराएं थी, जो परंपराएं हैं, जो वर्षों से अनादिकाल से पौराणिक मान्यता के तहत, पारंपरिक रीति रिवाज के तहत जो मान्यताएं परंपराएं चल रही हैं, वो पूरी तरीके से आखिरी हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। ये जो देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग है, ये होगा या नहीं होगा? परंपरा, सीएम साहब ने, माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि देवस्थानम बोर्ड का काम वहां के पुजारी, हकाकूकधारी, तीर्थ पंडा पुरोहित द्वारा उनकी आंतरिक व्यवस्थाओं में अधिकार करना नहीं है, बल्कि उनको सहयोग करना है। अब आप बताइए बोर्ड क्या चाहिए? एक पहले टेंपल कमेटी थी, टेंपल कमेटी भी तो गवर्नमेंट के अंडर थी। आप बात करेंगे अब डेवलपमेंट बोर्ड बना रहेगा। बद्रीनाथ का रोड नेटवर्क है तो वो अच्छा नहीं होना चाहिए। केदारनाथ आपका तो देखिए ये दोनों पक्ष हैं, चाहे हम गंगोत्री में मुखवा से लेके तीर्थ पुरोहितों की बात करें या फिर देवस्थानम बोर्ड की बात करें, दोनों पक्ष सामने हैं। एसओपी ऐसे ही जारी होती पुरोहित ये रहेगी कह रहे हैं कि जैसे हमारी बीच में हुई। परंपराओं पर आघात हो रहा है, लेकिन बोर्ड के सदस्य डिमरी साहब कह रहे हैं कि परंपराएं बताइए ना, बनी लामबगड़ रहेंगी। आप स्लाइड तीनों का बनाइए ना बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इस पर चर्चा जरूरी भी थी क्योंकि ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जो राजनीति की दिशा और दिशा को तय करेगा ही। आस्था की तो भूमि उत्तराखंड है ही। धन्यवाद।